लोकेशन लो उनकी कहाँ है उनकी लोकेशन, और दूसरा ये ट्रैफिक के रिगार्डिंग चेक करो कहीं बारिश के कारण कहीं जाम तो नहीं लगा हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अफसरनामा और मैं हूं सुंदर सोलंकी। इस बार हम पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र जिले में, जहां यहां के एसपी अभिषेक गर्ग के बाबत आपको बताएंगे। उन्होंने 2008 में आईपीएस सेवा में नियुक्ति पाई और उसके बाद कई जिलों की जिम्मेवारियां उन पर रही। जी हां, अफसरनामा के सफर में कुरुक्षेत्र के एसपी अभिषेक गर्ग के बाबत हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं और अब उनके दफ्तर हम पहुंचे हैं। क्या कुछ नजारा है, किस तरह से लोगों से मिलते हैं, वो आपको दिखाते हैं। आइए। अफसरनामा में अभिषेक गर्ग आईपीएस अधिकारी और कुरुक्षेत्र के एसपी साहब किस तरह से लोगों की समस्याएं सुन रहे थे वो हमने आपको दिखाया। सर, एक बात, बड़ा सवाल ये कि पूरे देश में प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है, पर्यटन स्थलों में से एक है कुरुक्षेत्र, उसकी जिम्मेवारी आपके ऊपर है, कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं? बिल्कुल, जो कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट है ये पूरे वर्ल्ड के मैप पे है। सभी जानते हैं कि ये गीता स्थली है, यहाँ पे महाभारत की लड़ाई हुई है। तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे हमारे टूरिस्ट आते हैं, डिफरेंट कंट्रीज से लोग आते हैं, एनआरआईज आते हैं, यहाँ पे स्नान करने आते हैं, ऐसे टूरिस्ट आते हैं। तो हमारी जिम्मेवारी, नैतिक जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाती है इसमें, क्योंकि उनके साथ कोई ऐसी घटना हो जाए तो उसका पूरे हरियाणा के ऊपर, पूरे कंट्री के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमारी यही सोच रहती है कि उनको सुविधा ना हो, और टूरिस्ट आते हैं, इन जनरल पब्लिक है, तो उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुना जाए और उनका जल्दी समाधान किया जाए। उनके लिहाज से, चाहे वो सुरक्षा की बात हो, उनके लिहाज से कुछ खास, कोई स्पेसिफिक इंतजामात, कुछ ऐसे कदम उठाए गए हैं आपकी तरफ से? जी बिल्कुल, जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वर्ल्ड मैप पे है, तो इसके लिए हमने एक टूरिस्ट पोस्ट का भी हमने एक स्थापना की हुई है। जैसे आप देख सकते हैं, उसकी फोटोग्राफ भी है। यहाँ पे टूरिस्ट चौकी हमने बना रखी है जो ब्रह्म सरोवर पे स्थित है, क्योंकि जो मैक्सिमम क्राउड है ब्रह्म सरोवर पे आता है, तो उसके लिए टूरिस्ट पुलिस है। तो उनको हमने स्पेशल ट्रेनिंग दे रखी है सॉफ्ट स्किल्स में, ताकि अगर जो बाहर से लोग आते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, तो उनको एक थोड़ा सा सभ्यता से बात की जाए उनको, और एज ए काइंड ऑफ हेल्प डेस्क भी यूज किया जाए कि किसी को कोई पूछना है, रास्ता पूछना है, या कोई किसी का सामान गुम हो गया है, कोई बच्चा गुम हो गया है, तो ऐसे हेल्प डेस्क का भी काम करते हैं। और उनको केडीबी की तरफ से कुछ व्हीकल्स भी, जैसे गोल्फ कार्ट है, वो ब्रह्म सरोवर पे पेट्रोलिंग करने के लिए गोल्फ कार्ट दी गई है, 2 स्कूटीज भी दी गई हैं। और ये जो टूरिस्ट पुलिस है, और इसका हमने अभी प्रपोजल बना के भी भेजा है कि अभी तो एक चौकी है, ये पुलिस पोस्ट है, तो हम पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक पुलिस टूरिस्ट थाना भी खोलना चाहते हैं, एक पुलिस स्टेशन बन जाए, और डिफरेंट ज्योतिसर में, पेहवा में, कुरुक्षेत्र में उसकी चौकियां बन जाए, ताकि हम इसको एज ए इंटीग्रेटेड टूरिस्ट प्लेस इसको मैनेज कर सकें। धर्मनगरी में अब जो स्थिति है वो अमूमन, चाहे हमारे जो हमारी रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक ईव टीजिंग की घटना है, इसके अलावा कुछ गोलीबारी, मतलब अपराध का जो ग्राफ है वो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि बढ़ता सा नजर आ रहा है। क्या ऐसी स्थिति है? नहीं, ईव टीजिंग की समस्या है वो धर्मनगरी है, लेकिन समस्या तो है, हर जगह ही है ऐसी समस्याएं। कुरुक्षेत्र में इसको रोकने के लिए हमने स्पेशल ऑपरेशन दुर्गा में बड़ा ही व्यापक अभियान चलाया था, अभी चल भी रहा है। तो इसमें काफी अच्छे रिजल्ट्स आए इसमें। जैसे पहले ये शिकायत आती थी कि बुलेट पे लड़के पटाखे बजाते हैं, लड़कियों को तंग करते हैं, और एकदम खौफनाक सा माहौल बनता है, तो उसका हमने स्पेशल कैंपेन चलाया। आज आप देखेंगे, आप नहीं ऐसे दिखेंगे आपको। हमने उनकी बाइक इंपाउंड किए, और जहाँ पे ये पटाखे लगते थे, ये जहाँ दुकानदारों के यहाँ पे, मिस्त्रियों के यहाँ पे, उनको हमने टारगेट किया, उनको आइडेंटिफाई किया, उनको टारगेट किया, तो इससे एक बड़ा अच्छा माहौल बना। और फिर जो स्कूल थे, कॉलेज थे, और देहात के इलाके में जैसे बसों में लड़कियाँ आती थी, तो वो हमने ऑपरेशन दुर्गा में टारगेट किया, उसमें उनके ऊपर नकेल कसी, उनके ऊपर हमने कार्रवाई की, उनके व्हीकल इंपाउंड किए, निवारक कार्रवाई की, वार्निंग दी, उनके पेरेंट्स को बुलाया, तो उसका काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। तो ये कहना कि अपराध बिल्कुल ही शून्य हो गया तो गलत होगा, लेकिन इसमें कमी आई है। अभिषेक गर्ग जी बता रहे हैं जिस तरह से कुरुक्षेत्र धर्मनगरी का महत्व है, उसी हिसाब से पुलिस की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं अपराध को काबू रखने के लिए। और कई सारी बातें होंगी, बने रहिए हमारे साथ। जी हाँ, अफसरनामा में आज कुरुक्षेत्र के एसपी अभिषेक गर्ग हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। किस तरह की दिनचर्या होती है
वो हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और अब आगे क्या होगा ये सब आपके सामने आएगा। लेकिन सर एक सवाल एक आपसे जानना चाहेंगे, इस कार्यक्रम के दौरान देखा हमने कि जो परसेप्शन है लोगों में और जो आप लोग जमीन पे काम करते हैं बड़ा फर्क है। तो ये जो परसेप्शन है कि पुलिस की जो इमेज है हम सब जानते हैं कि ज्यादा अच्छी है नहीं आम जन में, उसे लेके कोई खास आपकी तरफ से कुछ मुहिम ऐसी होती है कि लोगों में एक भरोसा कायम हो? जी बिल्कुल, क्योंकि हम जो काम करते हैं जनता के लिए ही करते हैं। पुलिस विभाग का जो बिल्कुल डायरेक्ट जो हमारे कस्टमर हैं, पब्लिक ही कस्टमर है हमारी, तो बिल्कुल ही ध्यान रखते हैं कि जो भी लोगों की समस्याएं हैं या कोई अपराध हो रहा है लोगों के साथ ही हो रहा है तो उसका निवारण करें। क्योंकि ये है कि हम चाहे कितना ही ऊपर ऊपर से कह लें कि हम बहुत अच्छे हैं, जब तक हम अपने जो कोर हमारा जो टारगेट है कि जो लोगों को कंप्लेंट्स हैं, दो तरह की चीजें हैं, एक कंप्लेंट्स और एक अपराध है। हमारा जब पुलिस का ब्रेड एंड बटर कहते हैं, अगर उसको हम टारगेट नहीं करेंगे, उसमें हम अच्छे नहीं होंगे, तो चाहे वो कितने ही कैंपेन चला लें, चाहे कितनी हम अपनी एडवर्टाइजमेंट कर लें, स्टेटमेंट्स दे लें, कोई मानने वाला नहीं है। तो मेरा प्रयास यही रहता है कि जो हमारी कोर एक्टिविटी है उस पर फोकस रहे। करप्शन का थोड़ा सा रहता है कि पुलिस का कि करप्शन की शिकायत रहती है, इसके रिगार्डिंग हमने एक व्हाट्सएप की एंटी करप्शन हेल्पलाइन चला रखी है, जिसमें लोग डायरेक्टली कोई ऐसा अपना वीडियो या मैसेज अपलोड कर सकते हैं कि जिसमें कोई घटना देख रहे हैं, कोई पैसे मांग रहा है, उनसे मांग रहा है, या वो देख रहे हैं किसी और से मांग रहा है, तो सीधी वो डायरेक्ट मेरे पास जानकारी आती है और तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं ताकि पुलिस की इमेज इंप्रूव हो सके। जो अफसरशाही है अमूमन उस पर सवाल उठते रहते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। ब्यूरोक्रेसी अपनी इमेज, अपना काम जमीन पे बड़ी मजबूती से करने का प्रयास करती है। 43143 013 दोनों का डील करो प्लीज। अफसरनामा जारी है और लगातार कुरुक्षेत्र के एसपी अभिषेक गर्ग के साथ बने हुए हैं। एक ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ लगा हुआ है, उसका जायजा लेने आए हुए हैं। सर, इस तरह की जो गतिविधियां होती हैं, खासकर आप लोगों का और समाज की इस तरह की गतिविधियों में शामिल होना, खासकर पुलिस का, कितना विश्वास बढ़ाता है, बनाता है सामंजस्य, खासकर आप में, पुलिस में और समाज के लोगों में? जी बिल्कुल, जो पुलिस है, जैसे पहला भी हमारी डिस्कशन हुई थी कि समाज से ही आती है और समाज के लिए ही बनी है, तो सामाजिक लोगों को, संस्थाओं को साथ जोड़ के चलकर और कम्युनिटी पुलिसिंग का यूज़ कर हमें बड़ा लाभ होता है इसमें। क्योंकि हमें एक तो पता चलता है कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, क्या लोगों की डिमांड है, क्या समस्याएं सामना कर रहे हैं वो लोग, और साथ ही साथ हमें सहयोग भी मिलता है। क्योंकि अकेली पुलिस, हम 1500-1400 जो आदमी हैं, पूरा जिला नहीं चला सकते, तो हमें जो सहयोग चाहिए समाज का, पब्लिक का, वो ऐसे ही मिलजुल कर ही मिलता है। बहुत बड़ी बात कही है कि इस तरह की गतिविधियों में पुलिस शामिल होती है तो लोगों का भरोसा तो जगता ही है, और दूसरी बड़ी बात है, एक मोटिवेशन, एक प्रोत्साहन बहुत मिलता है। और ये जो पुलिस और समाज के लोगों में एक मेल जोल, और या यूं कहिए कि कोऑर्डिनेशन की बात है, वो यकीनन अपराधियों के हौसलों तो तोड़ते ही है, साथ में कानून व्यवस्था को भी मजबूत करती है। बने रहिए हमारे साथ। एक तो लोकेशन लो उनकी कहाँ है, उनकी लोकेशन, और दूसरा ये ट्रैफिक के रिगार्डिंग चेक करो कहीं बारिश के कारण कहीं जाम तो नहीं लगा हुआ। जी हाँ, अफसरनामा में अब हम पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र के महिला पुलिस थाने में। वहाँ कुछ क्या स्थिति रहती है ये भी हम आपको दिखाएंगे, किस तरह से यहाँ काम होता है। सर, एक बात और जानना चाहेंगे, ये बड़ी ही यूं कहिए कि बड़ी उम्मीदों के साथ सरकार का ये प्रोजेक्ट रहा कि हर जिले में महिला पुलिस स्टेशन होना चाहिए, लेकिन देश में निर्भया कांड हुआ, उसके बाद आप समझते हैं कि ये जो चीज़ है, खासकर महिला पुलिस स्टेशन है, इनकी उपयोगिता जमीन पे, खासकर यूं कहिए कि इनकी उपयोगिता जमीन पे कुछ साबित हुई है? जी बिल्कुल, अभी इस महिला पुलिस स्टेशन को खुले हुए 2 साल हो गए हैं। तो इन 2 सालों में जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, फीडबैक आई है, बड़ी पॉजिटिव आई है। क्योंकि पहले ये देखा जाता था कि जो हमारे जुरिडिक्शनल थाने थे उसमें मोस्टली जो कर्मचारी थे वो मेल होते थे, पुरुष होते थे, और जब भी कोई महिला विरुद्ध अपराध होता था तो महिलाओं में ये अक्सर ये चिंता होती थी कि वो अपना क्राइम कैसे रिपोर्ट करें, किसको बताएं अपनी व्यथा। बड़ा मुश्किल है कि एक महिला कोई पुरुष को सारी बात एक्सप्लेन करना।
दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो जब से महिला थाना खुला है, ये एक्सक्लूसिवली इसमें विमेन पुलिस है, तो जो महिलाएं आती हैं इसमें तो बेहिचक अपनी कंप्लेंट दर्ज कराती हैं, बेहिचक अपनी व्यथा को बताती हैं। मैम आपसे जानना चाहेंगे, डीएसपी साहिबा हैं, खासकर जो इमेज की बात है, खासकर महिलाओं के अपराध है, उसको लेकर प्रदेश में भी लगातार खबरें आती रहती हैं कि महिलाएं असुरक्षा के माहौल में रहती हैं। ये अपना यहाँ की वर्किंग की बात करें खासतौर से, किस तरह से वो एक तो खासकर पुलिस की इमेज की बात, और दूसरी बड़ी बात ये कि महिलाओं में सुरक्षा का जो भाव है किस तरह से पैदा करने में सहायक है। देखिए, जब से महिला थाने खुले हैं, जो मैक्सिमम लेडी आईओज हैं उनको फर्स्ट हैंड एक्सपोजर मिला है इन्वेस्टिगेशन का। दूसरा, सुरक्षा का जो आपने जो पॉइंट रेज किया, वो एक हमारा सामाजिक सच्चाई है जिसको हम झुटला नहीं सकते। लेकिन इस तरह के जो प्रयास हुए हैं महिला थाना खोलने के और महिलाओं को उसकी बागडोर संभालने से, उससे आम जो लेडीज हैं उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आया है, क्योंकि वो जैसा कि सबने बताया कि बड़ी फ्रीली आकर के अपनी बात जो है वो रख सकती हैं और उनकी शिकायतों पे बड़ी जल्दी कार्रवाई की जाती है। जी, ये बड़ी बात है कि महिलाओं में एक विश्वास पैदा होता है। जो महिला से बात करती है, जो पहले हिचक, जो हेजिटेशन होती थी, वो अब नहीं। देश के नेशनल हाईवे नंबर 1 पर एसपी साहब आए हैं। दरअसल हाईवे कई मायनों में उसकी सुरक्षा की बात हो, उसमें चाहे यातायात के चलने की बात हो, उसको सुचारू रूप से उसको व्यवस्थित करने के लिए इसकी देखभाल जरूरी है। इसीलिए नेशनल हाईवे नंबर 1 पर हम आए हुए हैं। एसपी साहब यहाँ हैं और खासकर स्पीड की जो एक बड़ी वजह बनती है स्पीड एक्सीडेंट की, उसे लेकर जरूरी है कि यहाँ इंटरसेप्टर की जो अमूमन व्यवस्था रहती है। सर, जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो स्पीड का जो लोगों को इस पे जो लगाम लगाने की बात है, तो वो किस तरह से आप लोग करते हैं? क्या उसका कोई रूटीन होता है? और अगर बात करें, दूसरी जो बात करें, तो क्या कुछ और फायदे हो जाते हैं जो इंटरसेप्टर है खासकर इस चीज के? देखिए, जो हरियाणा का विजन 0 है, उसमें यही है कि जो एक्सीडेंट्स हरियाणा में हो रहे हैं उसको बिल्कुल हमें 0 करना है, कम से कम करना है। और मैक्सिमम हम देख रहे हैं जो एक्सीडेंट होते हैं वो हाईवे पे ही होते हैं, नेशनल हाईवे पे, क्योंकि ट्रैफिक का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। और इसमें एक जो रीज़न है वो जैसे है कि शराब पी के गाड़ी चलाना, ड्रंकन ड्राइविंग, या फिर ओवर स्पीडिंग से बहुत चलान होते हैं। तो आज हमने यहाँ पे ओवर स्पीडिंग का नाका लगा रखा है। इसमें हम इंटरसेप्टर के माध्यम से जो व्हीकल 90 से ऊपर की स्पीड पर चलते हैं तो उनको हम इंटरसेप्ट करते हैं, रोकते हैं और उनका चलान करते हैं। और जो व्हीकल 110 से ऊपर चलते हैं वो तो बिल्कुल ही डेंजरस ड्राइविंग में आते हैं, तो उनका हम इवन लाइसेंस भी सस्पेंड करते हैं। तो आप देखेंगे हम यहाँ पे इंटरसेप्टर थोड़ी सी दूर लगाते हैं ताकि भनक ना लगे किसी को कि भी रडार लगी हुई है, और रडार गन से स्पीड चेक करके फिर आगे नाका लगा होता है, वो उस गाड़ी को रोकता है और फिर उसका चलान किया जाता है। तो इससे लोगों के मन में थोड़ा सा डर रहता है कि ओवर स्पीड करेंगे तो चलान कटेगा, तो डेफिनेटली एक्सीडेंट की संख्या इससे कम होगी और जो ट्रैफिक के नियम है उनकी पालना भी की जाती है। अच्छा, अमूमन ये भी होता है कि दिन में जो आप शराब पीकर अगर गाड़ी चला रहे हैं तो अमूमन ये होता है कि हम शाम को चलाते हैं और शाम को ही पुलिस वाले चेक करेंगे, ऐसी स्थिति नहीं है। यहाँ एसएचओ साहब हैं देवेंद्र कुमार जी, ये दिन में भी आपका अल्कोहल मीटर इन्होंने ले रखा है, चेक करते हैं। ये एक्चुअली अमूमन ये माना जाता है, लोग ये समझते हैं कि भाई शाम के टाइम ही पी के चलते हैं, और हम भी यही समझते थे कि पुलिस वाले शाम को ही चेक करते हैं, लेकिन ये तो बड़ी अच्छी बात देखिए आप दिन में ही चेक कर रहे हैं। तो ये हमारी गाड़ी में 24 आवर्स रहती है। अगर कोई ड्राइवर अल्कोहल यूज करता है तो उसी टाइम हम उसका चलान करते हैं ऑन द स्पॉट। अच्छा, और इसके अलावा ये अगर बात करें खासकर दिक्कतें क्या आती हैं, जब चालान कई बार मिनिस्टर भी जा रहा है, कई बार फोन कॉल्स भी आ जाते हैं, उन्हें भी इस तरह की चुनौती, इस तरह के चैलेंजेस भी आते हैं? हाँ, ये चैलेंजेस तो एवरीडे फेस करते हैं और उसको हम अपनी तरीके से टैकल करते हैं, छोड़ देते हैं। जैसा भी है उसको हम वैसे ही टैकल करते हैं, जो जैसे है वैसे ही टैकल करते हैं। तो ये स्थिति है। एसएचओ साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल भी कोई कोताही नहीं बरती जाती, ना कोई भेदभाव किया जाता है। अगर जो नियम तोड़ रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती ही है। अफसरनामा लगातार जारी। लगातार अफसरनामा जारी है। कुरुक्षेत्र के एसपी अभिषेक गर्ग हमारे साथ बने हुए हैं।
किस तरह की फंक्शनिंग है, किस तरह से कुरुक्षेत्र पुलिस काम करती है जमीन पे, वो हम आपको दिखाई रहे हैं। अब पुलिस लाइन में हम आ गए हैं सर। पुलिस लाइन में हम देख भी पा रहे हैं, ड्रोन भी है आपके पास और आपकी जो फोर्स है, रिजर्व फोर्स है, वो भी है। ये किस तरह से काम करते हैं? क्या जमीन पे ये चीजें मतलब लोगों को, खासकर ड्रोन की बात करें, ये कामयाब है? हाँ बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में या वीआईपी जब ड्यूटी होती है तो ड्रोन का हमें काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। तो इसके कई लाभ हैं। एक तो मेन बेनिफिट तो इसका यही है कि इसका डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट है। लोगों को लगता है कि हमें चीज़ कोई वॉच कर रहा है तो वो ज़्यादा गड़बड़ नहीं करते वो। और दूसरा, हमारे पास एविडेंस भी आता है इससे कि अगर कोई गलत हरकत कर रहा है तो हम दूर से उसको कैप्चर कर लेते हैं। कई बार पुलिस का वहाँ पहुँचना मुश्किल नहीं होता, वीडियोग्राफर पीछे रह जाता है। तो एक हवा के माध्यम से हम ये कैप्चर कर लेते हैं कि कौन क्या शरारत कर रहा है, क्या गलत हरकत कर रहा है। तो एक एविडेंस भी क्रिएट होता है और लोगों को भी पता रहता है कि रिकॉर्डिंग हो रही है उनकी इतनी दूर से, तो वो गलत हरकत नहीं करते। तो उसमें इसका बेनिफिट रहता है। ऐसे ही वीआईपी ड्यूटी में भी कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उसकी मॉनिटरिंग रहती है। क्राउड कहाँ है, कहाँ जाम लग रहा है, वो हम दूर से मॉनिटर कर सकते हैं। तो अभी हमने एक ही ड्रोन परचेज किया और अगर मल्टीपल परचेज करके इसका और यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसका पुलिस इस्तेमाल कर सकती है। कई सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। एक पुलिस कप्तान होने के नाते जिले के जो कानून व्यवस्था को बनाए रखने में मददगार साबित होती हैं, उनका किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, बहुत सारी जिम्मेवारी हैं और बहुत सारी बातें भी हैं। बने रहिए हमारे साथ। तो अफसरनामा में आज देख रहे हैं कि किस तरह से कुरुक्षेत्र के एसपी अभिषेक गर्ग यहाँ कानून व्यवस्था संभालते हैं, किस तरह से काम करते हैं। सर, एक और बात जानना चाहेंगे आपसे कि करियर की बात करें आपकी। 2008 में आप आईपीएस चुने गए, अब तक का करियर किस तरह का रहा? 2008 के बाद जैसे सभी का करियर स्टार्ट होता है, मैंने अपनी ट्रेनिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद से स्टार्ट की। वहाँ लगभग 1.5 साल का समय बिताने के बाद और पूरी ट्रेनिंग करने के बाद सबसे पहले मेरी यहाँ पोस्टिंग अम्बाला में एज एएसपी अंडर ट्रेनिंग रही हरियाणा में 2010 में। और उसके बाद फिर मैं एएसपी हिसार रहा और फिर मैं उसके बाद एसपी रेवाड़ी, एसपी नारनौल, एसपी करनाल, एसपी सोनीपत और डीसीपी फरीदाबाद, फिर सीआईडी में और फिर अब यहाँ पे एसपी कुरुक्षेत्र में पोस्टेड रहा। लगभग काफ़ी हरियाणा, सारा हरियाणा देख ही लिया, डिफरेंट तरह की पोस्टिंग्स देखी। अच्छा एक करियर ग्राफ रहा, तो सब तरह का एक्सपीरियंस हुआ। बटालियन में भी रहा कुछ देर में, जम्मू भी गया मैं 3 महीने के लिए, तो सुनारिया में पोस्टेड था। सीआईडी में सीएम सिक्योरिटी में रहा, इंटेलिजेंस में रहा और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स की है, तो एक वेरिड काइंड ऑफ एक्सपीरियंस रहा। चुनौती की बात करें इस सफर में, करीब 8-9 साल का ये सफर हो गया, ऐसा कोई ऐसा चैलेंज जो हमारे दर्शकों तक आप शेयर करना चाहें? पुलिस के करियर में बहुत सारे चैलेंजेस आते ही हैं। हर घड़ी चैलेंज कोई ना कोई नया चीज़ सामने लेके आती है जो चैलेंज होता है। तो ऐसा कोई एक पर्टिकुलर चैलेंज तो नहीं मैं कहूँगा, पर ऐसे कई ऐसे वाक़े हुए जैसे इन्वेस्टिगेशन में लेकर हुए। एक जब मैं करनाल में था तो एक किडनैपिंग फॉर रैंसम का इंसिडेंट हो गया था। एक यंग लड़का था 19-20 साल का, उसकी किडनैपिंग हो गई थी और बड़ा पेचीदा हो गया था मामला। कई दिन तक चलती रही, बड़ी रैंसम कॉल आती रही और लेकिन जब लास्ट में जाके हमने उसको ट्रेस किया, लड़का भी बरामद किया और पैसे भी नहीं जाने दिए और मौके भी पकड़ लिया। तो बड़ा अच्छा एक वो चैलेंज जो मिला था उसको पूरा किया और बड़ा अच्छी एक फीलिंग जो आती है क्राइम सॉल्व करने में वो आई। लेकिन प्रयास यही रहता है कि मैक्सिमम जितना अच्छा कर सकें और फ्यूचर में कोई अगर पहले कोई गलती है तो उसको फ्यूचर में सुधार सकें, उससे कोई सीख ले सकें, तो यही जनरली प्रयास रहता है। ये सवाल एक और बड़ा जनरल सा सवाल है, अमूमन हम पूछते हैं कि आईपीएस बनने का ही सोचा था या कुछ और। अमूमन क्या होते हैं कि हमारे जीवन के लक्ष्य जो टारगेट होते हैं वो किसी ना किसी से प्रभावित हो जाते हैं। माँ कुछ चाहती है बेटा ये बने, पिता कुछ चाहते हैं कि ये बने। क्या स्थिति थी कि आईपीएस बनना है? नहीं, मेरा शुरू से ही रुझान था कि सिविल सर्विसेज की तरफ मेरा रुझान था, क्योंकि फैमिली में भी मेंबर्स थे सिविल सर्विसेज में और लगता था कि अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है इसमें, अच्छा करियर ग्राफ है इसमें, बड़ी यंग एज पे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल जाती हैं और कुछ करने की इसमें पॉसिबिलिटी है, कुछ मीनिंगफुल करने की। तय कब किया कि स्कूल टाइम में ही या किस तरह से? अगर प्रेरणा की बात करें तो कहाँ से इंस्पिरेशन मिली? ये कॉलेज टाइम पे जब मैं बीटेक कर रहा था तभी थोड़ा मेरा रुझान बन गया था इसमें कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करें। फिर मैंने एमबीए की, उस टाइम तक ऑलमोस्ट डिसाइडेड हो गया था कि यही करियर मुझे चूज़ करना है। लोगों से बातचीत की जो इस करियर में थे, बाकी जॉब्स भी देखी मैंने और ये सोचा कि ये अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छी एक ऑप्शन है जो एक्सप्लोर की जा सकती है और इसमें अगर सफलता मिलती है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है। ट्रेनिंग के लिहाज से बात करें तो
और देशों के मुकाबले अपने देश की ट्रेनिंग मतलब किन लिहाज से बेहतर है या कमतर है, क्या खास होता है ट्रेनिंग? नेशनल पुलिस एकेडमी एनपीए की ट्रेनिंग वर्ल्ड लेवल की ट्रेनिंग है। बहुत ही वेरिड एक्सपीरियंस मिलता है, आउटडोर एक्टिविटी है। जिन लोगों ने कभी जो सब पढ़ाई करके ही आते हैं, इसमें कोई आउटडोर टेस्ट नहीं होता जब आईपीएस में आते हैं, लेकिन एकेडमी में 1 साल 1.5 साल के टाइम पे इतना आपको मोल्ड कर दिया जाता है, इतनी वैल्यूएबल इनपुट्स दे दी जाती हैं। तो बहुत मैं समझता हूँ कि ऐसी कमी नहीं है हमारी ट्रेनिंग में कि आईपीएस की ट्रेनिंग कोई किसी और कंट्री की ट्रेनिंग से कहीं नीचे है या किसी और ट्रेनिंग की कंट्री की बेहतर है। बड़ा इसमें इनपुट दी जाती है, बड़ा इन्वेस्टमेंट की जाती है इसमें आईपीएस के ऊपर ट्रेनिंग में। लेकिन जहाँ तक बात है कि हमारा जो पुलिस मैन लोअर जो स्टाफ है, कांस्टेबलरी है, उनकी ट्रेनिंग में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रहती है। उनको वन टाइम ट्रेनिंग तो अच्छी दे दी जाती है, स्टार्टिंग में उनको सब दे दी जाती है, सिखा दिया जाता है, लेकिन बाद में उनकी जो रेगुलर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होनी चाहिए उसमें कई बार कमी आ जाती है। कई बार इसमें स्पेशलाइजेशन करने का मौका नहीं मिलता है। ट्रेनिंग में ये रहता है कि जनरल ट्रेनिंग दे दी जाती है कि आप कांस्टेबलरी या एज ए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन जनरल आप काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ साल बाद 5 साल 7 साल के एक्सपीरियंस के बाद ये चाहिए कि सभी को कुछ स्पेशलाइजेशन का मौका दिया जाए कि यार अपने अपने फील्ड को चूज कर ले। कोई इन्वेस्टिगेशन में अच्छा है, कोई लॉ एंड ऑर्डर में अच्छा है, कोई किसी साइबर क्राइम में अच्छा है, कोई ट्रैफिक में अच्छा है, कोई पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा है, कम्युनिटी पुलिसिंग में अच्छा है। मैं समझता हूँ कि इस तरह की ट्रेनिंग भी अगर दी जाए कि स्पेशलाइजेशन का भी मौका मिले सभी को, तो ये पूरी पुलिस फोर्स के लिए बेहतर होगा। बड़ा अच्छा सुझाव है ये कि स्पेशलाइजेशन का मौका मिलना चाहिए। एक और बात सर, हम अपने दर्शकों के लिए ये पूछते हैं सवाल खासकर कि यूपीएससी की ट्रेनिंग के लिहाज से, चाहे आईएएस चाहे आईपीएस और दूसरी सेवाएं हैं, उनके लिए खासकर प्रिपरेशन के दौरान क्या किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? यूपीएससी की बड़ी प्रिपरेशन है, इसमें लॉन्ग ड्यूरेशन है, इसमें लंबी है ये, क्योंकि इसमें 3 स्टेजेस इन्वॉल्व हैं। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, मेंस है, फिर इंटरव्यू है। सबसे ज़्यादा तो उसमें परसिवरेंस की, धैर्य की, पेशेंस की ज़रूरत है कि ये ऐसा नहीं है कि आज ही आपने 2 महीने कहीं पढ़ाई कर ली और सोचें कि मैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्लियर कर जाऊंगा। तो लॉन्ग प्रोसेस है, तो इसके लिए प्रिपरेशन भी लॉन्ग टाइम चाहिए। इसमें आपको कम से कम 1 साल लगाना पड़ता है और बड़े डेडिकेशन के साथ, बिना कोई बाकी सब चीज़ों का ध्यान छोड़ते हुए। तो ये मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि अगर आप इसकी तरफ आपका रुझान है सिविल सर्विसेज की तरफ, आप आईएएस में, आईपीएस में या सेवाओं में आना चाहते हैं, तो डेडिकेशन इसमें बहुत ज़रूरी है। आप सोचें कि मैं बाकी मस्ती भी कर लूँ और पढ़ाई भी कर लूँ, वो शायद फिर कुछ ही लोग ऐसा कर भी लेते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सारे लोग ही एक तरह के होते हैं, पर इन जनरल अगर आप बात कर रहे हैं तो इसमें डेडिकेशन चाहिए और लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए और प्रॉपर गाइडेंस भी चाहिए। अगर हम कोई गलत चीज़ पढ़ रहे हैं जो रेलिवेंट ही नहीं है, उस पर भी हम चाहे कितना ही टाइम अपना व्यर्थ उसमें लगाते रहें, तो भी उसका बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होगा। तो गाइडेंस हो, प्रॉपर डेडिकेशन हो, विल पावर हो करने की, मैं नहीं समझता कि एग्ज़ाम क्लियर करना मुश्किल होगा। तो आप ये चीजें ध्यान रखिएगा कि विल पावर के साथ साथ ये जो गाइडेंस वाला मामला है ना, इसलिए हम ये सवाल रखते हैं कि इन बुनियादी बातों का ध्यान रख के जाहिर सी बात है कि आपका लक्ष्य आपसे दूर नहीं हो सकता। सर, आखिरी सवाल ये, हमने देखा कि कितनी भागदौड़ आपकी रहती है और इतनी बड़ी लाखों लोगों की जिम्मेवारी रहती है। अपने लिए, अपने शौक के लिए किस तरह से वक्त निकालते हैं और क्या है आपका बेसिकली अगर शौक की बात? जनरली जो भी स्पेयर टाइम मिलता है मैं फिटनेस के लिए थोड़ा सा उसमें प्रयास करता हूँ, जैसे कि एरोबिक्स कर लिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर ली और जिम कर लिया। जनरली क्योंकि सारा दिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी रहती है या सीटिंग रहती है, तो थोड़ा सा मेरा मानना है कि फिटनेस अगर रहे तो इसमें बॉडी के साथ साथ जो माइंड है वो भी फ्रेश रहता है और जो आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ हैं या एकदम कोई रिएक्शन करना है वो बनी रहती है। क्योंकि जब एक जगह आप लेजी हो जाते हैं, ढीले एक तरफ बैठे रहते हैं, एक ही तरफ काम करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं सोचने की शक्ति में भी वो कमी आती है और आपके बिहेवियर में भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो एक्सरसाइज करना, जिमिंग करना, ये कुछ मेरे शौक हैं और जो मैं सोचता हूँ कि रेगुलरली ये मेंटेन रखे जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बड़ा मजा है आपसे बातचीत करने के लिए। तो ये सर का शौक है कि अपने को फिट रखना, बाकी ये हमने आपको दिखाया कि स्टाफ को भी फिट रखते हैं, क्योंकि फिट नहीं रहेंगे तो फिर हिट कैसे होंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार। से एक लोकेशन लो उनकी कहाँ है, उनकी लोकेशन ये ट्रैफिक के रिगार्डिंग चेक करो, कहीं बारिश के कारण कहीं जाम तो नहीं लगा होगा।